प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। सभी किसान भाई और बहनों का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस समय रबी फसलों की बुआई का काम जोरों पे है। इस समय तनिक सी भी देरी होने पर पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ है आपका साथी कृषि दर्शन, जो हर सोमवार को यानी सप्ताह के पहले दिन आपको बता देता है कि सप्ताह भर में आपको खेती में क्या करना है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान करता है फोन इन कार्यक्रम के द्वारा। बस इसके लिए डायल करने होते हैं हमारे फ़ोन नंबर, तो नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 27049999 2704-999। किसान भाइयों, दूसरे नंबर और हैं हमारे 2704-098। दोनों लाइनें किसान भाइयों आपके लिए शुरू हो गई है, और फ़ोन करने से पहले जयपुर का STD कोड 0141 जरूर लगाइए। आपके फ़ोन आए जब तक विशेषज्ञ से आज बात कर लें कि इस सप्ताह में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज तमाम जानकारियां इस सप्ताह की देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहन लाल जाखड़ साहब। आप निदेशक हैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। नमस्कार सर जी। जाखड़ साहब, चूँकि सर्दी का शुरुआत हो चुकी है और अभी रबी फसलों की बुआई का काम भी जोरों पे है, ऐसे में हमारे किसान भाई इस सप्ताह कौन कौन से विशेष कृषि कार्य इस सप्ताह में करने चाहिए? देखिए, विगत वर्षों के अनुसार इस बार सर्दी थोड़ी जल्दी शुरुआत हो गई है, और ये जो समय है गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय है। इसके बाद अगर हम बुआई करते हैं तो देरी वाली फसल मान जाती है, और उसमें बाद में तापक्रम बढ़ जाता है, जिससे किसान को पैदावार कम मिलती है। इसलिए इस सप्ताह में तापक्रम देरी से बोएंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल में देरी से तापक्रम बढ़ जाने से पैदावार कम हो सकती है। हाँ जी, तो समय पे बुआई इस समय करनी चाहिए, समय पे बुआई करें। और ये जो अंतिम सप्ताह नवंबर का है, इस सप्ताह में गेहूं की सारी बुआई कर लें। इसके लिए जो मुख्य किस्में हैं राज 3765 है, राज 3777 है, राज 4039 है, राज 4083 है, राज 4079 है, राज 4120 है, राज 4238 है। इसके अलावा भी अगर जो हमारा उदयपुर क्षेत्र है उसके लिए गुजरात गेहूं 190, गुजरात गेहूं 273 और PBW 273 की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देरी से बुआई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा बढ़ा दें, और अभी हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से कर रहे हैं, उसके बाद में 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्यों क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि कुछ तो सर्दी आने से बीज उग नहीं पाता है जी। तो और दूसरा फुटान कम आता है। जैसे जितना आप देरी से बोएंगे, क्योंकि बढ़वार का समय कम मिलेगा, तो पौधों में फुटान कम आएगी तो हमारे कल्ले जो निकलते हैं वो कम निकलेंगे। तो पूरे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जो हमें तने मिलने चाहिए पौधों के, वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बीज की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। 25% बीज की मात्रा बढ़ाते हैं अगर हम देरी से बोएं, यानी नवंबर के बाद में बोएं तो। हाँ जी, ठीक है। जाकर साहब, चूंकि पानी की कमी प्रदेश में है और गेहूं की जगह अगर जो किसान भाई बोना चाहते हैं तो कौन सी किस्में बोएं और क्या ध्यान रखें? देखिए, जौ का बुआई का समय मध्य अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी नहीं बोई और जो में गेहूं के अपेक्षा में 1-2 सिंचाई कम करनी पड़ती है, और अगर जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता कम है तो वो किसान भाई एक किस्म है RD 2508, इसको मध्य दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, और आराम से ये किस्म जो है वो 3 सिंचाई में पैदावार ली जा सकती है। किसान भाई का लेंगे फोन। हेलो 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 हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं पाली से बोल रहा हूँ सर, दयाराम चौधरी बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है दयाराम जी?
ये गेहूं की कौन सी अच्छी किस्म रहेगी जो अभी बोने के लिए? जी बिल्कुल, पाली से दयाराम जी पूछ रहे हैं कि गेहूं की कौन सी अच्छी किस्म रहेगी। गेहूं की अगर किस्म पुरानी किस्मों में तो 37-65 है, 37-77 है। और अभी नई जो राजस्थान के लिए रिकमेंड की गई है वो 42-38 है, राज 42-38। जी। ये इनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, दीमक क्या बहुत लग जाती है गेहूं की बुआई करने के बाद में, तो किसान भाई किस प्रकार से बीजों उपचार करें ताकि दीमक का प्रकोप नहीं हो? देखिए, दीमक का रोकथाम करने के लिए किसान को सबसे पहले तो जब फसल कटाई हो तो उसमें गहरी जुताई करे, ग्रीष्मकालीन जुताई, वो तो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। उसके बाद अगर खेत में दीमक की संभावना है तो एंडोसल्फान चूर्ण जो है 5% 20 से 25 किलोग्राम मिट्टी में मिलाएं। वो भी नहीं मिलाए, बुआई का समय आ गया है तो फिप्रोनिल 6 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा से मिला के उसकी मिलाने के बाद में सुखा के फिर बोएं तो आपके दीमक का प्रकोप कम किया जा सकता है। और मान लो वो भी नहीं बोर, खड़ी फसल में आ गई है, खड़ी फसल में आ गई तो किनोलफॉस 30 EC 1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सिंचाई के पानी के साथ दें। और अगर स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर रहा है, और हम अभी कहेंगे भी है कि बूंद बूंद या स्प्रिंकलर करें क्योंकि पानी तो प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो उस अवस्था में जब हम पहला पानी देते हैं शीश जड़ पे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने 20 से 25 दिन पहले फसल बोई है उनके शीश जड़ फुटान का समय आ गया है, तो इस वक्त सिंचाई कर दें और दीमक की दवा यूरिया के साथ मिला के छिड़क दें, जिससे कि वो समान रूप से वितरित हो जाएगी। जाखड़ साहब, आप कहते हो कि 20 से 25 दिन पे पहला पानी कोरवान देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, क्या फायदा है उससे? सर, जब फसल बुआई से 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो उसकी जड़ में एक शीर्ष नाम की जड़ निकलती है और वो पौधे का स्थापित करने के लिए बहुत अच्छी जड़ है। अगर वो नहीं दी गई तो पौधे का बेस ही नहीं बन पाएगा, और बेस नहीं बनेगा तो आपकी पैदावार नहीं हो पाएगी। तो देखिए किसान भाइयों, जाखड़ साहब कह रहे हैं कि जो जमीन के पास से जड़ों का गुच्छा निकलता है वो जड़ें ही आगे जाके पौधे को भोजन और पानी की आपूर्ति करती है, और जो मुख्य जड़ होती है वो सक्रिय नहीं रहती। इसलिए उन जड़ों के जमाव के लिए पहला पानी 20, 21, 22 दिन पे देना चाहिए, ये बता रहे हैं जाखड़ साहब। जाखड़ साहब, बात सरसों की करें क्योंकि सरसों चना भी लगभग 1-1.5 महीने की फसल हो चुकी है। हाँ, 40 से 45 दिन की फसल हो चुकी है। तो ऐसे में क्या किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए? चना 2 तरीके से बोया गया है किसानों के द्वारा, वर्षा आधारित जहाँ कोई नमी नहीं है, और दूसरा बोया गया जहाँ पानी की सिंचाई की व्यवस्था है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की सिंचाई की व्यवस्था है 40 से 45 दिन हो गए, वहाँ एक हल्की सिंचाई कर दें। और अभी जो चना है उसमें कटवार्म लगता है एक कीड़ा, उस कटवार्म को रोकने के लिए किनोलफॉस जो चूर्ण है 1.5% का, वो 20 से 25 किलोग्राम छिड़क दें। कैसे पहचाने किसान की चने में कटवार्म? देखिए, एक हरे रंग का सा कीड़ा होता है जो जमीन के बराबर से तने को काट देता है, और तना आपको जो पौधे का तना वो गिरा हुआ मिलेगा, तो दूसरे दिन आप देखेंगे तो मुरझा जाएगा। मतलब तो रात को काटता है, दिखता नहीं है दिन में। दिन में दिखता नहीं, क्योंकि उसका छोटा सा कीड़ा होता है, वो दिख नहीं पाता है और हरे रंग के रूप में होता है, तो देखना बड़ा मुश्किल होता है। और वो ज़्यादातर एक्टिविटी अपनी जो रात्रि को करता है, तो उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जी, मसालों की बात करें तो जीरा और धनिया या लहसुन, इसकी भी किसान भाई जिन्होंने अभी तक बुआई नहीं करी उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मसालों की बात करें तो मसालों में सौंफ और धनिया जो है इसकी तो बुआई हो चुकी है जी। अब जो समय है मेथी और जीरे का है, तो मेथी और जीरे बुआई का उपयुक्त समय है। जीरे में अगर आपको बुआई करनी है तो उन्नत किस्में जैसे RZ19, राजस्थान जीरा 209, राजस्थान जीरा 223 और गुजरात जीरा 1, 2, 3, 4, ये अच्छी किस्में हैं। जो गुजरात वाली 3-4 किस्में हैं वो खासकर से उगटा रोग के लिए भी प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्में हैं जी। अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी हमारे राजस्थान 80% जो पैदावार है वो राजस्थान से होती है, पूरे देश की और इसमें भी खास करके सीकर का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जो किस्में हैं RMT1, RMT 143, RMT 305, ये किस्में कम पानी में और अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। तो इनकी बुआई करें किसान और 20 से 25 किलोग्राम
प्रति हेक्टर के बीज काम ले में। जी जाखड़ साहब, चूँकि इस समय फलदार पौधे हैं उनमें भी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, चाहे आंवला लो चाहे आप बेर लो, तो आंवले में क्या कृषि क्रियाएं करें, बेर में क्या ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार का किसान को नुकसान नहीं। देखिए, फलदार पौधे जो खास करके हैं, हमारे राजस्थान का जो फलदार सबसे महत्वपूर्ण फल है वो है बेर। बेर में इस समय फूल पूरे तरह से आ रहे हैं और छोटे छोटे बेर बनने शुरू हो गए हैं। तो पहला तो इसमें किसान भाइयों से निवेदन है कि समुचित सिंचाई कर दें, और जो पौधे 4 साल के हो चुके हैं उनमें 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से यूरिया डाल दें। और दूसरा, अब जैसे ही बेर बनना शुरू हुए हैं, छोटे हैं अभी, तो जैसे थोड़े से बड़े होंगे उसके बाद में इसमें कीड़ा लगेगा एक, जिसको फ्रूट फ्लाई हम कहते हैं, फल मक्खी। उसकी रोकथाम के लिए आप इंडोसा कार्ब 14.5 SC आती है, उसका 0.2% घोल यानी 5 लीटर में 1 ml डाल के स्प्रे करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं हुआ है तो 2 सप्ताह के बाद इसको दोहराएं। जी किसान भाई फोन लाइन पे सुनते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं किसान भाई? हम सर हरीशचंद्र नाम का, हमारा नाम है हरीशचंद्र नाम है सर। कहाँ से बोल रहे हो? प्रयागराज जिला यूपी। बहुत बढ़िया बात है, पूछिए क्या सवाल है? साहब हमारा, हाँ साहब, आपका कार्यक्रम हम देखते थे, उसी में हम सोचा पूछ ले। चने का खेती हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें इतना घास हो जाता है साहब कि चना पर नहीं पाता, उसका पेड़ भी गायब हो जाता है धीरे धीरे। जी जी, गन्ने में खरपतवार, घास कुलीय खरपतवार की समस्या है। प्रयागराज से, यूपी से बोल रहे हैं किसान भाई। देखिए, इसमें गन्ने का बहुवर्षीय पौधा पूरा 1 साल लगाता है, 1 वर्षीय पौधा है जी। तो हम गन्ने का नहीं, सभी का बता देते हैं। अभी जैसे गेहूं गन्ने है, नहीं तो आप चने की पूछ रहे हो क्या? बिल्कुल, हाँ, चने में तो बिल्कुल बता रहे। चने में जो अगर खरपतवार हैं तो एक फ्लूक्लोरीन नाम की दवा आती है, जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 700 से 800 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने में सावधानी ये रखें कि उसके 3-4 दिन तक कम से कम सिंचाई नहीं करें चने में। अगर सिंचाई कर देंगे तो जो आपने दवा डाली है फ्लूक्लोरीन, वो धुल जाएगी। क्या आप बुआई के बाद में भी कोई दवा का प्रयोग कर सकते हैं? बुआई के बाद में ही है, और बुआई से पहले अगर हम करते हैं, अंकुरण से पहले, तो वह है पेंडेमेथलिन। किसान भाइयों देखो, इन्होंने जाखड़ साहब ने बताया कि अगर बुआई से पहले करना है प्रयोग तो फ्लोरोक्लोरिडीन 750 ग्राम AI प्रयोग करना है, और बुआई के बाद में करना है, यानी अंकुरण से पहले बुआई कर दी और तुरंत बाद में छिड़काव करना है तो पेंडेमेथिलिन दवा का प्रयोग करना है। 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें ताकि खरपतवारों का नियंत्रण हो जाए। ये तो बात किसान की फोन खरपतवार नियंत्रण की, लेकिन फिर आगे बढ़ने से पहले फोन लेंगे किसान भाई का। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार जी। हाँ बताइए, कौन फरमा रहे हैं? राम सिंह जी, जिला हनुमानगढ़। जी क्या जानना चाह रहे हो? जी सर, सरसों पहली सिंचाई कब दें और कितनी यूरिया डालें? बिल्कुल, क्या कहते हैं जाखड़ साहब? देखिए, हनुमानगढ़ से राम सिंह। हाँ, राम सिंह जी, आपने सरसों की बुआई कर दी है, और मैं मानता हूँ जहाँ तक कि आपने मध्य अक्टूबर में इसकी बुआई करी है, तो पहली सिंचाई जैसे ही फूल आने लगे, यानी 40 से 45 दिन के बीच में आप सिंचाई कर दें, और आप करीबन 20 किलोग्राम नत्रजन पहले पानी के साथ में छिड़काव करके यूरिया और सिंचाई कर दें प्रति हेक्टर, मतलब प्रति हेक्टर। ठीक है। अच्छा, बात चल रही है सरसों की, तो जाखड़ साहब क्या है, हमारा क्षेत्र राजस्थान बारानी है और यहाँ पानी की कमी है। बिल्कुल बारानी में ऐसी कौन सी फसल है जिसकी किसान भाई बुआई कर सकते हैं और क्या ध्यान रखें? देखिए, हम राजस्थान जो है वो सरसों उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। हम सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये महसूस कर रहे हैं कि पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। उस स्थिति में अगर हम तेलीय फसलों की बात करें तो तारामीरा एक ऐसी फसल है जो कम से कम पानी में, सिर्फ इसको अंकुरण के लिए पानी चाहिए, उसके बाद बिना पानी के भी हो सकती है। दूसरा, इस फसल का फायदा ये है कि अगर
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी बारिश हो रही है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए 4 मुख्य किस्में हैं। कौन कौन सी? RTM 314 जी, RTM 2002, RTM 1355, RTM 1351। जी, ये किस्में हैं जो अंकुरण के बाद में बिना पानी के भी आपको कुछ न कुछ देगी। ठीक। और सारी किस्में रोगरोधी किस्में हैं। मतलब रबी की बारानी के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तारा मीरा। जी, हमारी जो संरक्षित मॉइस्चर है उसमें अगर हम कोई फसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी कम नमी है, तो उस स्थिति में तारामीरा का कोई विकल्प नहीं है राजस्थान के लिए। जी, बात करते हैं सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां इस समय चाहे फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे टमाटर हो, इनकी भी किसान भाई बुआई करना चाहते हैं, तो क्या विशेष ध्यान रखें इस समय? देखिए, गोभी की और मिर्ची की सबकी बुआई अभी हो चुकी है। अभी इनके पास गोभी के फूल आ चुके हैं, मूली आ चुकी है, टमाटर लग रहे हैं, मिर्च लग रही है। तो इनको जैसे ही काटने की अवस्था इनको मार्केट में भेजें और जो भी इनके रोग हैं उनका निदान सही समय पर करें। खास करके मिर्ची में माथाबंदी होती है, तो जैसे ही माथाबंदी दिखे, माथाबंदी का जो मुख्य कारण है वो है आपकी सफ़ेद मक्खी। इस सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करें, नहीं तो आपकी पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे करें, क्या दवा का प्रयोग करें? इसके लिए 2 चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहले तो जो आप पौध लगाएं मिर्ची की, वो किसी भी तरह के विषाणु से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके ये सफ़ेद मक्खी आ गई, तो इमिडाक्लोप्रिडीन जो दवा है वो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। फिर भी लग रहा है कि आपके कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आप ब्लाइटॉक्स और मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल के छिड़काव करें, जिससे इसको आप रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा जाकिर साहब, चूंकि माथाबंदी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है, अच्छा रहेगा किसान भाई कीटनाशक जो आपने इमिडाक्लोप्रिड बताया 17.8 सेल की जो दवा है, उसका प्रयोग करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि मैनकोजेब ये फफूंदनाशी दवाई है, इसका ज़्यादा प्रभावी काम नहीं करेगा। तो किसान भाई को ये फफूंदनाशक तब करते हैं जब कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लेकिन सबसे पहला उपाय जो इमिडाक्लोप्रिड है वो हम उसी को मार दें जो इसका कारक है। कारक इसकी सफ़ेद मक्खी है, तो उसी के लिए इसका उपयोग। अच्छा, रोग ग्रसित पौधों का क्या करना चाहिए? रोग ग्रसित पौधे जो भी हैं वो हटा दी जाए खेत से, जो भी आपको, और जिनमें अभी कुछ टहनियों आया उन टहनियों को काट के और खेत में दूध ले जाके उनको दबा दी जाए, गाड़ देना चाहिए, ताकि रोग दूसरे पौधों में, क्योंकि एक दूसरे के स्पर्श से फैलता है। जी, बहुत बढ़िया बात है। तो किसान भाइयों ध्यान रखो, माथाबंदी का जिसमें पत्ते मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अगर वो रोगग्रसित हो गए तो तुरंत उन पौधों को उखाड़ के दूसरी जगह ले जाके गाड़ दो, ताकि वो रोग स्वस्थ पौधों में नहीं फैले। ये ध्यान रखोगे तो ये इस रोग का बचाव हो जाएगा। जाकिर साहब, चूँकि औषधीय पौधे, अभी चूँकि औषधीय पौधों की बात है, कोरोना का ये समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाई आंवला इस समय बहुत पैदा कर रहे हैं, आंवला बाजार में बेच भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे किसानों को, आंवला का प्रयोग उनके बच्चों को उनको करना चाहिए या बाजार में ही बेचना चाहिए? देखिए, औषधीय पौधों में आंवला ऐसा है जो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरा, इम्यूनिटी क्रिएट करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम अगर हम सब्जी या अचार या मुरब्बा नहीं खा सके तो कच्चा आंवला प्रतिदिन 1-1 तो खाना चाहिए परिवार को। दूसरा, ये अभी जो समय है खरीफ की रबी की फसलों का, उसमें इसबगोल का उपयुक्त समय है और इसबगोल की बुआई इस सप्ताह करना बहुत उचित है। कौन सी किस्में इसकी बुआई करनी? इसके लिए गुजराती इसबगोल 1, 2, हरियाणा इसबगोल 5, राजस्थानी इसबगोल 2 और जवाहर इसबगोल 2, 4 की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अच्छा, बुआई से पहले क्या इसमें खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बुआई से पहले खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। अगर संभव हो तो इसकी अच्छी पैदावार करने के लिए 1.5 से 2 टन वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो बहुत ही लाभप्रद होगा। और अगर नहीं है तो आप जो NPK जो भूमि का परीक्षण किया है उसके हिसाब से, या DAP दे तो 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर लें। किसान भाई का फोन है, जाकिर साहब लेते हैं फोन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, कौन फरमा रहे हैं?
सर मैं प्रभुदयाल बोल रहा हूँ, खेड़ा मंगल सिंह अलवर जिला से। जी स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि साहब जो मैंने टमाटर की बाड़ी कर रखी है जी, तो उनमें टमाटर का फल आ रहा है, तो वो क्या है, गल रहे हैं। टमाटर गल रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए? नीचे जमीन के टच तो नहीं है, संपर्क में तो नहीं है टमाटर? नहीं, जमीन के संपर्क में भी हैं और ऊपर भी गल रहे हैं, जैसे बदलाता रहे हैं पेड़ जो। ठीक है, आपकी बात समझ। क्या करना चाहिए? देखो, टमाटर जो गलने का है वो दो कारण है। एक तो जो टमाटर का फल लगा है वो अगर भूमि के संपर्क में है तो नमी की वजह से उसमें खराब होती है, फफूंद लग जाती है और फफूंद होकर उसमें एक छिद्र हो जाता है और उस छिद्र की वजह से उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं। वो कह रहे हैं ऊपर वाले भी गल रहे हैं। ऊपर वाले टमाटर अगर गल रहे हैं तो उसके लिए आप किसी फफूंदनाशक दवा का उपयोग करें। क्या रेडोमिल का उपयोग कर सकते हैं? 2 ग्राम प्रति लीटर में मिला के जी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी ठीक है किसान भाई, आप रेडोमिल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करोगे और पानी कम दो। इस समय मौसम में नमी कम रहनी चाहिए ताकि बीमारी का फैलाव नहीं हो। फोन लेते हैं जाकर साहब किसान भाई का। हेलो 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 हेलो, संपर्क किसान भाई का नहीं हो पा रहा। जाकर साहब, बात चल रही थी आंवले की। आप कह रहे थे कि प्रत्येक सदस्य को 1 आंवला रोजाना जरूर खाना चाहिए। किसान भाई को अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। एलोवेरा आजकल गंवार पाटा का भी औषधीय महत्व बहुत है। और क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? एलोवेरा लगाना चाहिए और लगाकर किस प्रकार से आमदनी कमा सकते हैं किसान भाई? देखो, एलोवेरा जो वर्षा आधारित एलोवेरा है, इस समय जो इस सप्ताह में जो इसके लिए कार्य हैं उसमें इस वक्त एलोवेरा के पत्ते 300 से 400 ग्राम के हो चुके हैं जी। और उसके बाद में जो वर्षा आधारित है उसमें नमी कम होगी तो उन पत्तों को पहले तो किसान भाइयों को काट लेना चाहिए। और दूसरा, एलोवेरा जहाँ शुष्क क्षेत्र है, जहाँ कोई फसल नहीं हो रही, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ ज़मीन की गहराई बहुत कम है यानी 3 से 4 इंच भी है, तो उन क्षेत्रों में एलोवेरा का कल्टीवेशन करना चाहिए। दूसरा, इसको किसी तरह का कोई जानवर नुकसान नहीं करता है। प्रति हेक्टर 1 साल के बाद में 20 से 24 टन पैदावार होती है, तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर किसान भाई इससे पत्तियों से बेच के कमा सकता है। और उससे ज़्यादा अगर कोई इसके जूस बनाने की या इसके अन्य फसलोत्तर प्रबंध करें तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। फोन लेते हैं किसान भाई, फोन लाइन पे है। हेलो 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 हेलो, हाँ किसान भाई पूछिए, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? रामगढ़ पिछवाड़ा जिला जोसा से बोल रहा हूँ जी। राम जिला सवाल पूछिए। सवाल तो ये है कि गेहूं में बना रासायनिक रहा हो तो क्या करना पड़ेगा जी? क्या गन्ने में क्या समस्या है? गन्ने में गेहूं आने किसान भाई, आप थोड़ी देर बाद में, क्योंकि आपका सवाल पूरा हम सुन नहीं पा रहे, गन्ने में आपकी क्या समस्या है। फिर भी एक बात है जाकर साहब, चूँकि बसंतकालीन गन्ना बोते हैं और अभी अक्टूबर नवंबर में गन्ना बोते हैं, अगर वो किसान भाई क्या इस समय कोई शस्य क्रियाएं करना चाहे तो कर सकते हैं। गन्ना वैसे तो हमारे राजस्थान में बहुत कम क्षेत्र में होता है। किसान भाई जो रामगढ़ से बोल रहे हैं वो थोड़े क्षेत्र में करते हैं, लेकिन फिर भी ये गन्ने बुआई का उपयुक्त समय है। इसमें जो गन्ने के टुकड़े हैं 3 से 4 फुट के, वो हम यूज करते हैं, जिसमें 3 आंख वाले गन्ने, कम से कम 3 आंख वाले यानी 3 कलिकाएं उसके होनी चाहिए और उनको अच्छी तरह से ज़मीन में दबा दें। और ख़ास करके अगर गन्ने को हम डोल बना के लगाएं तो ज़्यादा होगा, और ड्रिप सिस्टम से अगर सिंचाई करें तो हमें पानी की भी कम आवश्यकता, मतलब नालियों में लगाएं, कम से कम 1.5 फुट 3 फुट की दूरी पे गन्ना लगाएं। 2 से 3 फुट की दूरी पे। जी जाकर साहब, चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जो महामारी है उसमें किसान यानी कोई भी वर्ग बचा हुआ नहीं है, तो खास करके किसानों ने को तो जो किसानी है वो बिल्कुल लॉकडाउन कर नहीं सकते। और ये एक ऐसा ही क्षेत्र है
किसानी, जहाँ कोई लॉकडाउन नहीं लगा। तो मेरा मुख्य संदेश किसानों के लिए ये है कि जब भी आप काम करें मास्क पहने। दूसरा, एक साथ में जब काम करते हैं तो अपने पानी पीने के बर्तन अलग अलग रखें, यानी अलग अलग बोतल रखें जी। और हमें खेत में समुचित पानी और साबुन का प्रबंधन भी करना चाहिए। जैसे जहाँ काम ज़्यादा है, अभी प्याज की रोपाई चल रही है, तो प्याज की रोपाई करने में पास पास नहीं बैठे, टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह बैठ जाएं, जिससे कि हमारी सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहे। दूसरा, हम जो उपकरण काम ले रहे हैं, दरांती है, खुरपी है, इनको अपने पास रखें, साथ रखें और शाम के टाइम इनको एक बारी अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लें। और जी, किसान भाइयों कह रहे हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाए, मास्क नहीं तो रुमाल तौलिया से जरूर मुंह को ढक के रखें, ताकि ये महामारी बीमारी से हमारे किसान बचे रहे। यही चाहता है कृषि दर्शन की किसानों तक ये बीमारी नहीं पहुंचे, हमारे अन्नदाता तक ये बीमारी नहीं पहुंचे। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए लिखिए हमें पत्र। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। इजाजत दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।